इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन इंसान इसी परेशानियों को दूर करने की बजाय जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव ही कर लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है, साथ में उसका परिवार भी पूरी तरह से भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम इसी की वजह से दो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बार चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है उज्जैन, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है जीवाजीगंज थाना, और ठीक उसी के पास इलाका पड़ता है पीपली नाका। वहीं इलाके के रहने वाले होते हैं पंडित रमेश व्यास। उनकी पत्नी का नाम होता है गीता बाई। उनके जो होता है टोटल एक इकलौता बेटा ही होता है, जिसका नाम होता है देवकरण, जिसकी उम्र होती है लगभग 37 साल के आसपास, और उनकी पत्नी होती है अंतिमा, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल के आसपास। पंडित रमेश व्यास जो होते हैं असल में एक मंदिर के पुजारी थे, और उनका बेटा जो होता है वह बाहर जाकर कहीं कहीं गीता पाठ भी करता और इसके लिए कहीं हवन भी करा देता। यानी कि उसका जो काम होता देखा जाए वह एक मतलब जो होता है दूसरे के यहाँ जाकर उनका कभी कभी हवन सामग्री का जो सामान था उनके साथ हवन कराकर उनके घर को उद्धार भी करता था। देवकरण इसीलिए जो होता है अपने इलाकों में काफ़ी मशहूर भी था। उसके पंडिताई की वजह से लोग उसे काफ़ी अच्छी तरह से लोग भी जानते भी थे। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 17 अप्रैल 2019 का दिन होता है। तो देवकरण जो होता है, देवकरण उसी समय यानी कि लगभग शाम के टाइम वह अपने घर आता है, और उसी के नीचे वाले प्लॉट में उसके पिता रहते हैं रमेश व्यास। रमेश व्यास अपने बेटे को ऊपर जाते हुए देखते हैं। हो सकता है वह जल्दबाजी में किसी लिए वह जल्दी से ऊपर जा रहा है, ना बिना बताए उनसे चला जाता ऊपर। अब कुछ वक्त बीतता है, तभी उसी बीच उसी देवकरण के ही कमरे में से 2 गोलियां चलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही आवाज़ आती है तो नीचे खड़े हुए होते हैं रमेश व्यास तुरंत ही घबरा से जाते हैं, और साथ में उनकी पत्नी होती है गीता भाई भी घबरा जाती है। वह सोचने लग जाती है कभी तो हमारा बेटा ऊपर गया, अचानक क्या हो गया। तुरंत गीता भाई उसी समय अपने तीसरे वाले जो होता है मकान पर चढ़ जाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा के पास पहुँचते देखती है दरवाज़ा जो होता है वह खुला होता है, और वहाँ पर देखती एक पलंग पड़ा होता है। उसी पलंग पे उनकी बहू जो होती है वह होती है अंतिमा, और साथ में उनका बेटा जो होता है देवकरण एक जो होता है लहूलुहान अवस्था में पड़े होते हैं, और उसके हाथ में देवकरण के हाथ में एक जो होता है हथियार पड़ा होता है। तभी देखकर उसकी माँ वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और इसी आवाज़ को सुन के जो होते हैं पंडित रमेश व्यास भी भागे भागे आते हैं। आते हुआ भी देखते काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लोग हल्ला सुनना सुन के जो है आस पड़ोस के लोग जितने भी लोग थे लगभग सब इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पूरा कमरा जो था पूरी व्यक्तियों से भर चुका होता है। उसी में से एक व्यक्ति होता है वह तुरंत अपने नज़दीकी थाने जीवाजीगंज पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं सतीलाल मीणा। जैसे यह खबर सुनते हैं तुरंत अपने दल बल की टीम के साथ वह उसी कॉलोनी में पहुँचते हैं और उसी मकान में जाते हैं। रमेश व्यास के मकान में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर पलंग होता है। उसी पलंग पे उनकी जो बहू होती है अंतिमा, उनका जो बेटा होता है देवकरण, वह एक जो होता है लहूलुहान अवस्था में पड़े होते हैं। जब उनको पलट के देखने लग जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो बहू होती है उनके बहू पर काफ़ी नज़दीक से गोली मारी गई है। उनका बेटे के हाथ में वह रिवाल्वर पड़ा होता है, उसके सर पर भी गोली लगी होती है। उनका पूरा विश्वास हो गया था इन दोनों ने अपनी मर्जी से आत्महत्या की है, लेकिन वह सोचने में लग जाते हैं कि आखिर किस कारण इन दोनों लगे ऐसा काम किया। इसीलिए पुलिस जो होती है अब उस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब लेना शुरू कर देती है तब उसी में से एक कमरे में जाकर वहाँ एक अलमारी होता है, उसी अलमारी में देखने लग जाती तो वहाँ पर एक सुसाइड नोट निकलता है। उसी सुसाइड नोट में जो होता है 2 महिलाओं का जिक्र किया गया था, जिनमें एक का नाम होता है सुमन और एक का नाम होता रेखा। और नीचे लिखा गया था इन्हीं दोनों की वजह से हमने सुसाइड करने का फ़ैसला कर लिया है। तो पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर रेखा और सुमन है कौन। उसके नीचे ना पता लिखा था ना कुछ लिखा था, लेकिन इसी बिना पर पुलिस जो होती है उसी समय जाकर अब रमेश व्यास से पूछने लग जाती है कि यार रेखा और सुमन है कौन। रमेश व्यास कहने लगे साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमारा और हम दोनों मिलकर हमारे बेटे दोनों होता है वह पुजारी का काम करते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है।
वह पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इन्हें नहीं पता तो यह कौन है और यह किस लिए फैसला ले चुके। पुलिस जो होती है उसी समय पंचनामा करने के बाद जो होता है देवकरण के बॉडी को अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। तभी पुलिस की जो नज़र होती है सबसे पहले जाकर इन दोनों महिलाओं के ऊपर टिकती है कि आखिर यह महिला है कौन। पुलिस अब देवकरण के मोबाइल नंबर का पूरा जो था CDR निकालती है। जब CDR निकाल के देखने लग जाती है तो पता चलता है इसी नंबर पर 3 लोगों का लगभग कई दिनों से बात होता था। लेकिन वह 3 लोग बात करने वाले जो होते हैं खुद अपने मर्जी से कॉल करते, लेकिन कभी इनके मोबाइल पर देवकरण ने कॉल नहीं किया। पुलिस का जो शंका उसी तीनों के ऊपर हो जाता है। जब उनका नाम देखने लग जाती है पुलिस तो पता चलता है इसी एकमपुरा के रहने वाले होते हैं रेखा और उसी की छोटी बहन होती है सुमन, और सुमन का ही अपना ही प्रेमी होता है लाखन। यह तीनों मिलकर लगातार इनसे बात करते थे और इन्हीं से बात करने की वजह से लग रहा है कि इन्होंने सुसाइड करने का इसीलिए फ़ैसला लिया है। अब पुलिस जो होती है तुरंत को तुरंत अपना टीम भेजती है उसी एकमपुरा इलाके में, और वहाँ पर जाती है पुलिस की टीम जो होता है रेखा और दोनों और साथ में उसकी जो बहन होती है सुमन को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। रेखा और सुमन को जब अपने पुलिस थाने में ले आती है पुलिस तो महिला कांस्टेबल होती है तो रेखा से पूछने लग जाती है कि यह सब तुमने क्यों किया। तो रेखा से जब पुलिस पूछती है तो रेखा करने लग जाती है कि साहब आज से लगभग 2.5 साल पहले हमारा और देवकरण का गंधर्व ब्याह हुआ था, जिसकी वजह से हम उसकी पत्नी है और हमसे छूटा-छूटी चाहता है, लेकिन हमें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उससे पैसे की मांग करते हैं, और इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने उसको पैसे के लिए उकसाया है। पुलिस भी सोचने लग जाती है इसमें कितनी सच्चाई है। इसीलिए पुलिस की दूसरी टीम जो होती है लाखन को अरेस्ट करने के लिए भी गई थी, और जब लाखन को उसी समय अरेस्ट करके लाती है जैसे ही वह दोनों देखते हैं तो दंग सा रह जाते हैं। तो पुलिस जो होती है इन दोनों से सच्चाई उगलवाने के लिए एक सार्थिक तरीका भी अपनाती है। इसी के तहत इन तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाती है, अलग अलग सवाल करती है, अलग अलग जवाब भी मिलते हैं। अब इन सवालों जवाबों को जब इकट्ठा करती है, जब तीनों को इकट्ठा बैठाती है तो उन तीनों से एक सड़न के तहत बताने लग जाती है कि यार लाखन ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए तुमसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग एक सीधी सादी अवस्था में अपना जुर्म कबूल कर लो, तुम्हारे लिए यही भलाई है। अब सुमन और रेखा भी पुलिस के सामने टूट जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जो तीनों मिलकर सच्चाई बताते हैं इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। लगभग 4 साल पहले जो होता है मध्य प्रदेश का जो ज़िला होता है उज्जैन, और उसी के पास इलाका पड़ता है पीपली नाका। वहीं पर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर होता है नरसिंह मंदिर है। वहीं के पुजारी होते हैं पंडित रमेश शंकर जो होते हैं वहीं के काफ़ी खास पुजारी होने की वजह से उनका जो बेटा होता है उनका बेटा देवकरण भी उनके साथ बैठता था। बैठने की वजह से रमेश के साथ काफ़ी अच्छे से मिल घुल गया था, जिसकी वजह से अपने पिता के बलबूते पर उन्हीं की विद्या वह भी प्राप्त कर लेता है। फिर उन्हीं की तरह वह भी काम करना शुरू कर देता है, और जब काम करने लगते इसी वजह से इनका जो बिज़नेस होता है उसी मंदिर में जाकर काफ़ी अच्छे तरीके बढ़ जाता है। लेकिन देवकरण जो होता है देवकरण अपने ही हित व्यवहारी के पास जाता, अपने ही जजमान के यहाँ जाता, वहाँ पर कथावाचक करता, और कथावाचक के बाद जो पैसे मिलते उसी से काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता, अपने परिवार का खर्चा भी चलाता था। तभी जो होता है मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, उसी समय वहाँ उसी एकमपुरा कॉलोनी की रहने वाली होती है रेखा जो होती है असल में उसका जो पति होता है रेखा को उसके इसी नीयत की वजह से छोड़ दिया था। तो रेखा जो होती अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खपा खपासा रह रही थी। रेखा इसीलिए वह जो होती है अपनी किस्मत आजमाने के लिए पंडित रमेश को पास आती है। जब रमेश के पास आती है तो वह कहने लगती है कि हमारी बस की बात नहीं है, यह जाकर हमारे बेटे देवकरण को दिखाओ, उसको सब पता है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। रेखा जो होती है रेखा देवकरण के पास अपनी कुंडली दिखाने के लिए पहुंच जाती है, और जब कुंडली दिखाने लगती है तो हाथ जो होता है देवकरण रेखा का पकड़ रखता है, और रेखा जो होती है देवकरण का चेहरा रखने लगती है। चेहरा देखकर उसकी खूबसूरती को उसी समय रेखा मुँह से जाती है। रेखा सोचने लगती है देवकरण के पास जितना पैसा है उतना पैसा तो लग रहा किसी के पास नहीं है। इसीलिए रेखा अपने मन में उसी समय देवकरण को बसा लेती है, अपने नैन बक्स में उतार भी लेती है, और हाथ दिखाते हुआ जो होता देवकरण बोलने लग जाता है कि देखो रेखा तुम्हारी किस्मत अभी नहीं सही है, बाद में बहुत सही हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रेखा उसकी बात सुनती है, वह कहने लगती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, इसका कोई तोड़ बताइए। तो वह जो होता है देवकरण बताने लगता है कि इसका बस एक ही तोड़ है, तो अपने घर में हवन कराओ, तुम्हारा सब जो होता है दुख दूर हो जाएगा। रेखा सुनती है, तुरंत उसकी बात मान लेती है। उसी समय उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद लेकिन देवकरण को उसी समय अपना दिल दे बैठती है। वो अपने घर रेखा जब आती है तो वहाँ आने के बाद जो होता है रेखा मन में मन रातों रात जो होता है देवकरण की सपना देखना शुरू कर देती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। इसी बीच जो होता है जब
वह जो होता है देवकरण कभी जो होता है जजमान के यहाँ से आता था, जब शाम को टाइम मिलता था उसी समय रेखा उसके मोबाइल पर कॉल कर देती और उससे बात करती हवन के बारे में। लेकिन देवकरण नहीं समझ पाता कि रेखा आखिर चाहती क्या है। तभी एक दिन मौका भी आ जाता है कि उसी दिन रेखा जो होती है उसको देवकरण को अपने घर हवन कराने के लिए बुलाती है। हवन करने के लिए जब बुलाती है तो वह जो होती है उसी समय रेखा भी काफ़ी अपने घर में सज तैयार के बैठी रहती है। देवकरण आता है, जैसे देखता उसके घर में कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि उसके घर में हवन होने वाला है। उसी बीच बिना कुछ कहे देवकरण वापस मुड़ने लगता है। तभी रेखा उसे बोल बैठती है, क्या जो होता है सिर्फ हवन ही आप तुम्हारे लिए कोई तोड़ है और इसके लिए कोई और तोड़ नहीं है। लेकिन देवकरण नादान नहीं था, वह समझता था कि आखिर रेखा चाहती क्या है। रेखा उसको अंदर बुलाती, उससे कहने लग जाती है कि हमें पति का सुख चाहिए, हमारे लिए सबसे बड़ा यही तोड़ है। और तुरंत वह जो होता है देवकरण समझ जाता है। समझने के बाद दोनों वहीं पर मिलकर अपना जो होता है उसी समय ना कुछ समझे दोनों मिलकर अपने बेडरूम में ही संबंध बना देते हैं। और संबंध बनाने के बाद जो होता है देवकरण और रेखा के बीच आए दिन संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। संबंध का सिलसिला यूँ चलना शुरू हो जाता है। तभी रेखा के पास कोई रोटी और रोजी के लिए गुजारा नहीं था, उसके पास ना कोई बिजनेस था। तभी उसका ध्यान जो होता है देवकरण के ही पास जाता है। वह सोचने लग जाती है देवकरण के तो बहुत पैसे हैं, इससे पैसे हमें कुछ ना कुछ तरीके से हटना चाहिए। तभी जब वह तो रेखा के पास देवकरण आता तो उसके बाद जो होता है उसे पैसे की मांग करता। देवकरण उसको पैसे निकाल कर दे देता। आए दिन वह पैसे मांगना शुरू कर देती है, यानी कि देह सुख के बदले पैसे मांगती थी। धीरे धीरे वक्त चलने लगा। इसी बीच उसकी जो बहन होती है सुमन अपने पति को छोड़कर अपने ही मायके में भी रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेखा का और खर्चा बढ़ जाता है। तो रेखा जो होती है देवकरण से और पैसे मांगना शुरू कर देती है। मांगने की वजह से भी देवकरण नहीं समझ पाता कि हमसे पैसे क्यों मांग रही। वह सोचती हो सकता है इसकी ज़रूरत की वजह से पैसे मांग रही। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच देवकरण के जो पिता होते हैं रमेश चंद्र, वह उसी समय देवकरण की शादी तय कर देते हैं। तभी अप्रैल 2017 में ही जो होता है श्रीगंज इलाके की रहने वाली होती है अंतिमा, जिसकी उम्र लगभग होती है उसी समय यानी कि 24 साल के आसपास, जाकर अंतिमा के साथ शादी कर दिया जाता है। अपने घर काफ़ी अच्छे से जो होता है देवकरण और अंतिमा दोनों अच्छे से रहते हैं। इनका ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलने लगता है। इसी बीच जैसे रेखा को खबर चलता है तो काफ़ी वह भन्ना से जाती है। वह सोचने लग जाती है कि इनका जीवन लग रहा कुछ दिन का है, इसके बाद फिर हमारे पास भाग के देवकरण आएगा। इसी इंतज़ार में रेखा बैठी रहती है। जब देवकरण नहीं आता तो काफ़ी परेशान हो जाती है। देवकरण पैसे भी कम कर देता है इन लोगों को देना, जिसकी वजह से वह जो होती है सुमन से बात करती है। सुमन जो होती है सोचती है आखिर इसका रास्ता क्या है। तो सुमन जो होता अपनी बहन और अपनी माँ की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए वह थोड़े बाज़ार पड़ता, उसी बाज़ार में जाकर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब काम करते तो काफ़ी अच्छे से काम करते, लेकिन उसी दुकान पे काम करने वाला होता लाखन की उम्र होती लगभग और 22 साल के आसपास। और इसी बीच काम करते करते जो होता लखन जो होता जब दुकान पे काम करने लगता तो उसी बीच सुमन को देखता, उसकी तरफ फिदा हो जाता है। फिर फिदा होने के बाद दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। फिर दोनों में न जाने कम संबंध भी बन जाता है और संबंध का सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है जब रेखा को चलती है तो रेखा इन लोगों को मना नहीं करती। लेकिन लाखन जो होता है सुमन के घर काफ़ी आना जाना लगा रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो नज़र होती है, जिसकी बड़ी बहन होती है रेखा भी पड़ जाता है। तो रेखा पर भी वह फिदा हो जाता है और फिदा होने के बाद रेखा के भी साथ लाखन संबंध बना देता है, जिसके बाद इन दोनों बहनों को कोई एतराज़ नहीं रहता है। लेकिन जब पैसा जो होता है देवकरण देना कम कर देता है तो काफ़ी हैरान सी हो जाती है। देवकरण को फ़ोन करके या काफ़ी बार धमकाती है कि अगर तुम्हें पैसा नहीं दोगे तो हम जाके पुलिस कंप्लेन कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ़ जो होता है शोषण का आरोप लगाकर तुमको जेल के अंदर डलवा देंगे। देवकरण इसी बीच लेकर यह फैसला लेता है कि इन्हें हम पैसे देते रहेंगे, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और पैसे देते देते लगभग इसका 2 साल निकल जाता है। इसी बीच देवकरण जो होता है अपनी ज़िंदगी में जितने पैसे जमा किए थे लगभग 4 से 5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो होता है इन तीनों को दे चुका होता है। लेने के बाद भी यह तीनों को संतोष नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी बार प्रेशर मारते हैं। तभी घटना से एक दिन पहले की बात है। उसी समय जो होता है देवकरण अपने ही जजमान के यहाँ कथा कहने के लिए गया था। तो उसी समय रेखा उसके मोबाइल पर कॉल कर देती है और कहने लगती है जितना भी पैसा पाओगे आज लाकर हमें दे देना। लेकिन देवकरण उसी समय सोच लेता है कि अगर पैसा हम दे देंगे तो हमारे पिताजी क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, सवाल करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और वह जो होता है देवकरण उसी समय चला था, रास्ते पर सोचने लग जाता है ताकि आज के बाद हम रेखा को पैसा देना भी बंद कर देंगे। लेकिन पैसा देना अगर बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और रास्ते में आगे सोचने लगता है कि आज के बाद
अपनी दुनिया भी हम नहीं जिएंगे। इसीलिए वह फैसला ले लेता है। तभी 17 अप्रैल 2019 का दिन होता है। कथावाचक करके जो होता है लगभग शाम के टाइम देवकरण लौट आता है। अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताता है। उसकी पत्नी चौंक से जाती है। देवकरण कहने लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को तबाह करने जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है अंतिमा कहने लग जाती है, अगर तुम नहीं रहोगे दुनिया में तो हमारे रहने से क्या फ़ायदा है। देवकरण तुरंत जाता अपने अलमारी में से रिवॉल्वर निकालता है। इससे पहले सुसाइड नोट लिखता है। उसी सुसाइड नोट में इन तीनों का नाम दर्ज कर देता है। इसके बाद जो था सबसे पहले अंतिमा के ही सर पे लगा कर चला देता है। इसके बाद अपने सर पे लगा कर चला देता है। इसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता जो होते हैं रमेश चंद्र तुरंत ही भागते भागते आते हैं और पूरी तरह इकट्ठा हो जाते हैं। और जब यह सच्चाई खुलती है इसके बाद हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ले जाकर इन तीनों को एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।